नमस्कार, मेरा नाम ऋचा अनिरुद्ध है और आमतौर पर आप देखते हैं मुझे दूसरे लोगों का इंटरव्यू करते हुए। आज मैं एक दूसरे रोल में हूँ। आज मैं इंटरव्यू लेने नहीं देने आई हूँ और इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे पूर्व सहयोगी मित्र अमित प्रकाश। और मैं सच बताऊँ, ईमानदारी से कह रही हूँ, आज मैं बहुत नर्वस हूँ कि पता नहीं मुझसे क्या पूछने वाले हैं। एक फ्रीलांस पत्रकार जब एक कलाकार के यहाँ काम कर रही थी, उस समय के बहुत सारे अनुभव आप साझा करती हैं और उसने आपके व्यक्तित्व को, उस टेन्योर ने आपके व्यक्तित्व को कैसे स्ट्रीमलाइन किया? क्या नई चीजें आपने सीखी? एक तरफ तो पत्रकार की भागदौड़ थी, उसी बीच में पंडित जी की कोई ऐसी बात जो लगता था यार ये जीवन में आज कुछ नया सीखा है। मेरी बसंत पंचमी तो ऐसा लगता है ना अमित गुरुजी के जाने के बाद खत्म हो गई। बहुत सीखा, इतना सीखा कि मैं आपको सबसे पहले तो ग्राउंडेड रहना सीखा। पता नहीं, मैं तो शायद उतनी ग्राउंडेड मैं कह ही नहीं सकती कि वैसी हूँ जैसी रविशंकर थे। समय की पाबंदी सीखी थी। मेरे मंदिर में रविशंकर जी की फोटो लगी हुई है, मेरे लिए वो भगवान थे। और जिंदगी लाइफ से जिंदगी विद ऋचा की जर्नी आसान नहीं रही। दिखने में सब ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, बट मैंने उसके बाद भी बहुत संघर्ष किया है। जब मैं मेरी बेटी को लेके स्ट्रगल करने वापस 2001 में दिल्ली आई और वहां से मैंने अपना संघर्ष वो दोबारा शुरू किया। और बेटी साथ में? बेटी, माँ और मैं। अरे बाप। और मेरी माँ टिफिन सप्लाई करती थी क्योंकि अकेले मेरे हस्बैंड पे बर्डन ना पड़े। अच्छा, वो भी सरकारी नौकरी, सरकारी तनख्वाह, तो कैसे खर्चा चलेगा ना घर का। ऐसी बताती हैं कि उस समय कुछ खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान लेने, तो सेक्टर 18 ही था मार्केट, और तो कुछ तब इतना था नहीं। तो माँ एक दुकान पे घुसती हैं, वहाँ बहुत सारे टीवी नहीं लगे होते थे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। नगमा आज तक पे आती थी, तो हर टीवी पे नगमा दिख रही है, न्यूज़ पढ़ती। माँ ने कहा हमारी लड़की ऐसे कब दिखेगी, ऐसे बोली। ये उस दुकान में खड़े खड़े होकर सोच रही कि जैसे नगमा दिख रही है ना, सब टीवी पे एकदम ऋचा दिखनी चाहिए। कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं ये नहीं सोचती कि अरे मैं एक बहुत बड़ी एंकर थी, या मेरे इतनी तब उस जमाने में मैं 1.5-2 लाख रुपए कमाती थी, तो अब मैं 10,000 का काम नहीं करूंगी। मैंने दोबारा 5-10 हज़ार की भी एंकरिंग की है। एक माँ जो अपना प्राइम टाइम छोड़ने के बाद, ये त्याग बहुत बड़ा त्याग होता है। और आप टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में आप जानती हैं कि प्राइम टाइम की एंकरिंग छोड़ना एंकर्स के लिए बहुत, कोई खुद से छोड़ दे तो वो छोड़ना। और अब मैं कनेक्ट करता हूँ आज की माओ से, उसको क्या ये कॉम्प्रोमाइज़, क्या ये बच्चे के लिए ये किया जाना, आपको लगता है आज की पेरेंटिंग और उस वक्त जो आपने सोच के छोड़ा था, तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया? मेरा ऐसा मानना है, जीवन में कभी भी जब कोई काम आप अपनी इच्छा से करेंगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। कुछ परिवारों में परिवार जोर डालते हैं महिला पे कि तुम छोड़ो, अब बच्चा हो गया है तो तुम बच्चा पालो। मुझे लगता है हमेशा वो डिसीजन माँ का होना चाहिए। अच्छा, कैलाश खेर से जब कहा गया तो मन में क्या है कि क्या पूछूं इनसे? अरे तुम ऐसे कर रही थी क्या बोले गाना गवाओ। ईपी में आवाज आती थी ना। अब मैं कह रही हूँ कैलाश जी कुछ गाना सुना दीजिए, गा दीजिए प्रिंस के लिए, प्रिंस गड्ढे में। और कितना सोचे कैसा लगता था हम लोग को उस समय। तो धीरे धीरे न्यूज से मैं फेज आउट हुई। तो बहुत सारे संघर्ष वो सब देखने के बाद ना अमित, एक जीवन से शिकायत होनी बंद हो गई। ओशो की यात्रा ही अपने आप में एक ऐसी यात्रा है जिसमें लगता है कि उसको शुरू कहाँ किया, कब किया, कैसे किया और अब कैसे चल रही। ओशो ने हमेशा यही सिखाया। ओशो ने मृत्यु सिखाई, मृत्यु के लिए तैयार होना सिखाया। ओशो ने अपनी शरीर की ऊर्जा को अपने संन्यास की ऊर्जा बनाना सिखाया, मोक्ष अपनी पूरी साधना का वो दिखाया। तो संभोग से समाधि तक को लोगों में समझ नहीं आया, लोग संभोग पे अटक गए। देश की जनता के साथ दिक्कत ये है।